ठीक है जी। अच्छा, शुरू करते हैं जी। फाइनल अकाउंट्स की हम लोग एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं। हम लोगों ने फाइनल अकाउंट में देखा कि इसमें कौन कौन से रूल्स को फॉलो करना है। फिर हमने आईकैप का एग्जाम सॉफ्टवेयर भी देखा कि भाई उसमें किस तरह से हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट, वन बाय वन अपने मार्क्स जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। सारी गेम जो है एडजस्टमेंट्स की होती है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस से फिगर्स उठा के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पेस्ट करना, पोस्ट करना जो है वो आप लोगों के लिए इजी है। उसमें कोई इतनी कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। सारी इनकम्स और सारे एक्सपेंसेस जो है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाते हैं, और हमारे जितने भी एसेट्स और लाइबिलिटीज के अकाउंट्स हैं या कॉन्ट्रा एसेट्स के अकाउंट्स हैं। कॉन्ट्रा एसेट्स हमारे दो ही अकाउंट्स होते हैं, कौन कौन सा? अक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन और प्रोविजन। तो वो हमारे उसमें से माइनस होकर वहां पे नजर आते हैं ये इसमें बैलेंस शीट के अंदर। अब ये बहुत सारे सवाल हैं जिनमें से मैंने कुछ जो है ना ये एडजस्टमेंट से सिलेक्ट किए हैं। हमने बस इन एडजस्टमेंट्स को किस तरह से काउंटर करना है, ये हमारी अप्रोच अगर ठीक हो जाए तो फिर हम जो है वो इजीली इसको कर सकते हैं। ये मैंने भी इससे पहले अभी तक ये एडजस्टमेंट्स नहीं पढ़ी हैं, तो मैं वन बाय वन आप लोगों के सामने पढ़ता रहूंगा। जो हम लोगों ने कल आईकैप वाला सवाल भी किया था वो भी मैंने पहली दफा ही पढ़ा था आपके साथ ही। तो आपने देखना है कि मेरा थॉट प्रोसेस क्या है, थिंकिंग प्रोसेस क्या है, किस तरह से आपने इनको अप्रोच करना है। तो वन बाय वन चलते हैं जी। ये जो हमारे पास एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन है उसके सबसे आखिरी क्वेश्चन जो आईकैप ने जो बुक दी हुई है उसका सबसे आखिरी क्वेश्चन की ये एडजस्टमेंट्स है। सबसे आखिर में सबसे मुश्किल चीजें होंगी, ये चीजें इनमें रखिएगा। तो हम मुश्किल चीजों को पहले काउंटर करते हैं। सवाल को एक दफा पढ़ते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, इन्वेंट्री पहली जो है एडजस्टमेंट इन्वेंट्री की है, ठीक है, छोड़ देंगे हम। गुड्स वर्थ रुपीज दिस वर टेकन बाय द ओनर, ये हमारी ड्राइंग्स है, सिंपल ड्राइंग की जो है ना अकाउंटिंग एंट्री होगी। गुड्स 2,50,000 रुपए की जो है वो ऑनर ने ली है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो ड्राइंग्स डेबिट और परचेज अकाउंट क्रेडिट, 250,000 से, ठीक है। अब इसका ट्रायल नहीं है, ट्रायल होता इस क्वेश्चन का साथ, तो फिर हम ट्रायल में ये देख सकते थे कि ये पीरियोडिक है कि परपेचुअल है। ये जो एंट्री है ये कौन से सिस्टम की होती है? ये पीरियोडिक सिस्टम की होती है। अगर परपेचुअल सिस्टम होता तो अकाउंटिंग एंट्री क्या होती? अगर परपेचुअल सिस्टम होता तो परचेजेस की जगह पे क्या आता? इन्वेंट्री का अकाउंट आता, ठीक है जी। बस ये आपने ज़हन में रखना है। परचेज का अकाउंट भी आपको ऊपर ट्रायल में मिलेगा, ड्राइंग्स का अकाउंट भी ट्रायल में मिलेगा। ड्राइंग्स का अकाउंट ऊपर ट्रायल में नहीं है तो उसका ओपनिंग समझे 0 है और बाकी आपने ये अमाउंट उसमें डाल देनी है। तो ये तो सीधी सीधी हमारी एक एडजस्टमेंट हो गई है। आगे चलते हैं। सप्लाईज कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर वर 265,000। सप्लाईज कंज्यूम्ड का मतलब ये होता है कि कुछ सप्लाईज हैं जो आपके पास ट्रायल में पड़ी हुई हैं, वो आपने कंज्यूम कर ली हैं ड्यूरिंग द ईयर, वो है जी 2,65,000। अब ट्रायल के अंदर ना कुछ सप्लाईज मौजूद होंगी जिनमें से कुछ सप्लाईज आपने कंज्यूम कर ली हैं। सप्लाईज क्या होती हैं? सप्लाईज होती हैं बिजनेस जो है उसको अपनी कैलकुलेशंस के लिए, कुछ डे टू डे रनिंग के लिए कुछ वो सामान ला के अपने पास रख लेते हैं, उनको सप्लाईज कहते हैं। जैसे कि महीने का चाय का सामान ला के रख लिया, ठीक है जी, उसको हम सप्लाईज कहेंगे। महीने के लिए सफाई या सुथराई के लिए बहुत सारे जो है ना वो झाड़ू ला के रख लिए, 15 किलो झाड़ू के तिनके ला के रख लिए, ये सप्लाईज होती हैं, ठीक है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो डे टू डे एक्सपेंसेस में इस्तेमाल होनी होती हैं वो आप ले आते हैं और उनको अपना एक करंट एसेट के तौर पर रिकॉर्ड कर लेते हैं, जैसे इन्वेंट्री होता है, ठीक है जी। ऐसा सामान जो अभी आपने इस्तेमाल नहीं किया, बाथरूमों की सफाई के लिए जो है वो 15 ड्रम जो है वो आप वो ले आए, क्या नाम है उसका, वो जो तेजाब होता है, तो वो सप्लाईज हैं जो आपने रख ली हैं। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा जो है ना वो उसकी यूटिलाइजेशन है। सर्फ आपने 15 किलो 20 किलो 1 टन सर्फ परचेज कर लिया है जो कि शायद आपके इस्तेमाल में आएगा, जो आपने रॉ मटेरियल लेना है उसके इस्तेमाल में, इस तरह की चीज़ों के लिए। तो ये जो चीज़ें कंज्यूम हो जाती हैं सप्लाईज, जब ये आती हैं तो आप इनको रिकॉर्ड कर लेते हैं अपने पास गुड्स के तौर पर, ठीक है जी। इसी तरह से एक होता है जी स्टोर्स, स्पेयर्स, लूज टूल्स। स्टोर्स, स्पेयर्स एंड लूज टूल्स, एक इदारा है, एक इंस्टीट्यूट है, उन्होंने फॉर एग्जांपल 5 दर्जन ट्यूबलाइट्स ला के रख ली, जो जलेगी हम फौरन चेंज कर लेंगे, उसमें ये सारी चीज़ें क्योंकि अभी इस्तेमाल नहीं हुई हैं तो ये हमारी सप्लाईज में पड़ी होती हैं। हम जब इनको परचेज करते हैं तो हम कैश की एंट्री करते हैं, सप्लाईज अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। और ये सप्लाईज जो है ये हमारा करंट एसेट होती है, जिस तरह से हमारा इन्वेंट्री होता है हमारा करंट एसेट, तो ये उसमें आती रहती हैं। स्टोर्स के अंदर वो तमाम आइटम्स होती हैं जो स्टोर में आपने रखी हैं कि किसी भी जगह पे इस्तेमाल करना होगा हम कर लेंगे। और बिजनेसेस जो है वो अपने बिजनेस की कंटिन्यूटी बरकरार रखने के लिए बहुत सारा सामान इकट्ठा कर लेती हैं।
मैंने कुछ कंपनीज के स्टोर्स के ऑडिट किए हुए हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में उनके स्टोर्स होते हैं। वो कहते हैं यार ये फला तरह की मशीन है, उसमें फला तरह का बेरिंग है, उसमें फला तरह की बॉल्स हैं, बॉल बेरिंग जो होते हैं, उसमें अगर वो मेरा बेरिंग खराब हो गया तो मेरी फैक्ट्री बंद हो जाएगी। फैक्ट्री बंद होगी, मुझे 4 दिन के अंदर अगर वो बाहर से इंपोर्ट करना पड़ा वो पार्ट, तो मुझे तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तो वो क्या करते हैं, वो इस तरह के बहुत सारे सप्लाईज स्टोर्स वगैरह में ला के रख लेते हैं। जब आप उन्हें परचेज करेंगे आप उन्हें अपने पास एसेट रिकॉर्ड कर लेंगे, लेकिन ये फिक्स्ड एसेट नहीं होगा, ये इन्वेंट्री होगी जो आपने यूज करनी। और जब आप उसे यूज करेंगे तो आपने फॉर एग्जांपल अगर उसको रिपेयर मेंटेनेंस के लिए यूज किया है तो रिपेयर मेंटेनेंस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट और सप्लाईज अकाउंट क्रेडिट। स्पेयर का मतलब स्पेयर पार्ट्स होता है, जो भी हमने जिक्र कर लिया है। लूज टूल्स, ये वो चीजें होती हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं काम करने के लिए, जैसे झाड़ू होता है, ये लूज टूल में आएगा। आपने बहुत सारे झाड़ू इकट्ठे करके रख लिए, ठीक है, तो ये इस तरह की चीजें जो है ये लूज टूल्स में। तो स्टोर्स, स्पेयर्स, लूज टूल्स, सप्लाईज, ये सारी चीजें होती हैं जो आपने इस्तेमाल के लिए ला कर रखी हैं, अभी इस्तेमाल नहीं हुई, अभी आपके स्टॉक में पड़ी हैं, ठीक है जी। सैलरीज रुपीज 175,000 वर अक्रूड, 1,75,000 की सैलरीज अक्रूड है, पे नहीं की है, तो इसकी भी आप जो है ना वो एंट्री कर लेंगे, अक्रूवल रिकॉर्ड कर लेंगे। अक्रूड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट। जो पे नहीं किया है उसको जो है वो आपने एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड करना है अभी, सैलरीज अक्रूड। हाँ, दो वर्ड्स होते हैं ना, एक अक्रूड होता है और एक एडवांस होता है। एडवांस सैलरी जो है वो आपको रेंट अकाउंट में से मिल जाएंगी, रेंट में पे हुई होंगी, और अक्रूड सैलरी जो है ये आपको कहां पे मिलेगी, वो आपको एडजस्टमेंट्स में से मिलेगी। तो आप अक्रूड सैलरीज की एंट्री करेंगे, अक्रूड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट और सैलरीज अकाउंट क्रेडिट, सैलरीज एक्सपेंस अकाउंट, सॉरी अक्रूड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट और अक्रूड एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट, ठीक है जी, सही है। अच्छा, इंश्योरेंस एक्सपेंस वाज पेड ऑन 1 जनवरी 2022 एज एन एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम इन एडवांस। कोई ऊपर इंश्योरेंस एक्सपेंस होगा 1 जनवरी 2022 को दिया था, अब ईयर एंड का भी नहीं हमें पता, तो हम देख लेंगे कि वो साल पूरा है, तो फिर हम तो अभी तक देखें हम लोगों ने ये जितनी भी वर्किंग्स है ये सारी अक्रूवल्स की हैं। ये एक इन्वेंट्री की है, इसको हमने छोड़ दिया था, ये हमारी अक्रूवल्स हैं, ये अक्रूवल है सैलरी वाली, ये हमारी एक एंट्री थी सिंपल जो हमने करनी थी, ये भी हमारी एंट्री थी, ये दोनों आसान थी इसलिए हम पहले कर लेंगे। इंश्योरेंस एक्सपेंस ये अक्रूवल की है, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट टू बी मेंटेन एट 6% ऑफ द अकाउंट रिसीवेबल एंड बैड डेट्स ऑफ ₹50,000 टू बी रिटन ऑफ। बैड डेट की 50,000 की एंट्री करेंगे, उसके बाद रिमेनिंग डेटर्स के ऊपर 6% प्रोविजन लगा लेंगे। डेटर्स पता नहीं कितने ट्रायल में से मिलेंगे हमें, डेटर्स पकड़े उनसे 50,000 माइनस किया, रिमेनिंग के ऊपर 6% की प्रोविजन लगा ली। ओपनिंग भी हमें ट्रायल में मिलेगा, ऊपर होगा, ठीक है, ओपनिंग हमारे पास ट्रायल में ऊपर होगा, हम ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस निकाल के उसकी भी एंट्री कर देंगे, सही है। तो इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे पास इस तरह से होना चाहिए, हमें पता हो कि यार ये फिगर है, ये इधर प्लग होनी है, ये ऐसे करना है और ये ऐसे कैलकुलेट होगा। सवाल जो प्रोविजन वाली 6% की में, हाँ, वो डेटर से नहीं निकलनी, डेटर्स पे निकलनी है, नहीं आप कह रहे हैं ना पहले माइनस करना बाद में। हाँ, डेटर्स अभी मैंने क्योंकि पूरा सवाल कॉपी नहीं किया है, डेटर फर्ज करें ट्रायल के अंदर जो डेटर्स हैं वो हैं जी 5 लाख के, 6 लाख के, तो ये है क्लोजिंग डेटर्स, लेकिन इसके अंदर से 50,000 की ये एंट्री करनी है ना अभी बैड डेट्स की, टू बी रिटर्न ऑफ है, तो पहले हम बैड डेट्स की एंट्री करेंगे, बैड डेट अकाउंट डेबिट और डेटर्स अकाउंट क्रेडिट 50,000 से। इस काम से क्या होगा, हमारे डेटर्स 6 लाख के नहीं रहेंगे, कम हो जाएंगे, 50,000 उसमें से माइनस हो जाएगा, रिमेनिंग रह जाएगा 5,50,000, उसके ऊपर 6% की प्रोविजन कैलकुलेट करनी होगी, इस तरह से होगा। ये मैंने 6 लाख अज्यूम किया फिगर, ट्रायल बैलेंस में देखेंगे क्या फिगर है। उसके बाद क्या है जी, बिल ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑफ ₹150,000 फॉर जून 2022 वाज पेड इन जुलाई 2022, तो ये भी हमारी अक्रूवल की एक एंट्री होगी। डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड ऑन फर्नीचर एज 10% ऑन शॉप इक्विपमेंट ऑन 20% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी इजी है, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देख लें कि हमारी कॉस्ट कितनी है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उसमें कितनी पड़ी है, दोनों का आपस में माइनस का डिफरेंस लें, 10% की डेप्रिसिएशन लेकर डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की एंट्री कर दें। कभी कभार आपको ट्रायल के अंदर सिर्फ एसेट्स नजर आ रहे होंगे, एसेट के साथ उसने लिखा होगा नेट, इसका मतलब है कि ये एसेट जो है इसमें से कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करके दी चुका है, तो फिगर आई है। कभी कभार आपको एसेट की कॉस्ट जो है वो अलग से देगा, फॉर एग्जांपल 3 लाख, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो अलग देगा क्रेडिट साइड पे, फॉर एग्जांपल 30,000, तो इसका मतलब ये है कि इनमें से नेट बुक वैल्यू आपको माइनस करके कैलकुलेट करनी होगी,
ठीक है, इसकी इन्वेंट्री की वर्किंग देखते हैं। इन्वेंट्री में क्या था? इन्वेंट्री आज 30 जून 2022 वाज मेजर्ड एट कॉस्ट। इन्वेंट्री की जो कॉस्ट है वो 3.11 मिलियन है। इट इंक्लूड्स इन्वेंट्री कॉस्टिंग। उसने कहा इसके अंदर शामिल है इन्वेंट्री कॉस्टिंग ₹310 वाज शॉप सॉइल्ड एंड कैन बी सोल्ड एट 70%। शॉप सॉइल्ड पता क्या होता है? ये रखी थी तो गिर गई, ठीक है, रखी थी तो गिर गई। सॉइल्ड का मतलब होता है ना कि वो मिट्टी में मिल गई, शॉप सॉइल्ड। यानी कि बेसिकली ये आपने उसको, वो क्या हुआ कि वो डिस्प्ले के तौर पे रखा हुआ है तो दुकान की मिट्टी उसके ऊपर पड़ गई या इस तरह की चीजें हो सकती हैं, यानी कि शॉप में उसके साथ कोई ना कोई नुकसान हो गया। कैन बी सोल्ड एट 70% ऑफ नॉर्मल सेलिंग प्राइस। नॉर्मल सेलिंग प्राइस पता नहीं कितनी है, आगे बताएगा। आफ्टर इनकरिंग 15,000 का एक्सपेंस। नॉर्मल सेलिंग प्राइस इज कॉस्ट प्लस 20%। सिंपल है, आपने कहा है कि टोटल इन्वेंट्री जो है वो 31100 है, 3110 है। इसके दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट है कौन सा? 310 वाला, और दूसरा फिर रिमेनिंग कितना होगा जी? 3110 में से 310 निकालें, 3100 में से 300 निकालें तो 2800 बनते हैं, 2800। 310 वाले के बारे में वो ये कह रहा है कि ये जो 310 की आइटम है ये शॉप सॉइल्ड है, ये खराब हो गई। अच्छा, ये 70% ऑफ नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे बिकेंगी, ये इसकी कॉस्ट है। इसकी नॉर्मल सेलिंग प्राइस का 70% ले लेंगे। नॉर्मल सेलिंग प्राइस कैसे आएगी? और इसमें 15,000 का इसमें जो है वो एक्सपेंस भी आपने इनकर किया है, तो इसकी एनआरवी कैसे निकलेगी जनाब? अब इसकी एनआरवी क्या होगी? इसकी एनआरवी होगी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस इसकी कितनी है देखना जरा, 310 की चीजें हैं और वो कहता है कि नॉर्मल सेल जो है कॉस्ट प्लस 20% पे होती है। तो कॉस्ट प्लस 20% का मतलब है कॉस्ट के सामने 100 लिखना है और सेल प्राइस जो होगी वो 120 होगी। जुबानी तो मैंने कर लिया, नहीं समझ आया तो आप सेल प्राइस और कॉस्ट लिखेंगे। कॉस्ट जो है कितना 20% था, कॉस्ट को 100 रखना है क्योंकि परसेंटेज एट कॉस्ट है, तो सेल प्राइस 120 निकलेगी। तो ये हमारे पास कितना है 310 और हमने 120 वाला फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो 310 तकसीम 100 ज़रब 120 कितना बना जी? 372। तो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस जो होगी ना 310 ज़रब 1.2 बनेगी। 310 ज़रब 1.2 ये एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस बनेगी आपकी। इसको मल्टीप्लाई इसमें से माइनस करने हैं, 15,000 का जो है वो हमें एक्सपेंस लगेगा। अब 15,000 पूरा माइनस करना है कि 3 जीरो बीच में से निकालने हैं? 3 जीरो खत्म करने होंगे, 15,000 इसमें से माइनस करना होगा, तो फिर हमारे पास क्या आंसर बनेगा जनाब? 357। एनआरवी इसकी 357 बन रही है। आर यू श्योर? 310 ज़रब 1.2। अच्छा नहीं सॉरी, इसका ये तो इसकी नॉर्मल सेलिंग प्राइस है ना 310 ज़रब 1.2। वो कहते हैं नॉर्मल सेलिंग प्राइस में नहीं बल्कि उसके 70% पे बिकेगी, तो ये 70% होगा जी। 70% तो ये तो इसकी होगी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। इसमें से माइनस करना है 15 जो कि इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल है, तो कितना बना जी? 310 ज़रब 1.2 ज़रब 70% माइनस 15। इस तरह से ना आपको अक्सर वर्किंग नजर आएगी, आपको इस वर्किंग को समझना और पढ़ना आना चाहिए। ब्रैकेट्स हैं, सबसे पहले छोटी ब्रैकेट में देखो हमने 310 को 1.2 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये बेसिकली क्या है? हमने उसकी सेल प्राइस निकाली है। ये नॉर्मल सेल प्राइस है 310 ज़रब 1.2, ठीक है। ये क्या आंसर है? ये है हमारी नॉर्मल सेल प्राइस। इसको जब हमने 70% से मल्टीप्लाई किया तो वो क्या बना? वो सेलिंग प्राइस है इन चीजों की, क्योंकि उसने कहा था कि नॉर्मल के 70% पे सेल होगा। उसके बाद उसमें से 15,000 माइनस किया क्योंकि उसने कहा था कि 15,000 की जो है वो एक्सपेंस भी इनकर करना होगा। तो हमारी एनआरवी कितनी आई जनाब इसकी? 245 एनआरवी 245.4 लिख लें जी, चलें 245.4 लिख लें, 245.4 लिखना है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है? अगर तो वो एंट्री कर चुके होते तो हम एनआरवी लॉस की एंट्री करते, लेकिन अभी हम क्योंकि एडिशनल एडजस्टमेंट्स में हैं हम एनआरवी लॉस की एंट्री नहीं करते। हम सिंपल जो रिमेनिंग हमारा रह गया है उसको एज एन इन्वेंट्री रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो ये बनेगा जी 30454 3045
0.4। तो ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है 3045.4। ये आपने अपने पास रिकॉर्ड करना है। कहां पे रिकॉर्ड होगा ये? इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट क्रेडिट। ठीक है जी। तो इस तरह से जो है ना वो आप इनकी कैलकुलेशंस करेंगे। अगेन इसी तरह का जो सवाल था वो हम लोगों ने किया हुआ था पहले भी। यहां पे जरा देखते हैं, ये बड़ा नहीं है, इसमें भी एडजस्टमेंट जो है वो 8 ही है, उसमें 8 थी, इसमें 7 है। ये नीचे जरा रिक्वायरमेंट भी स्क्रीनशॉट में आ गई है, इसलिए आपने डरना नहीं है कि ये कोई बड़ी एडजस्टमेंट्स आ गई। इसकी एडजस्टमेंट्स देखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक इन ट्रेड वाज वैल्यूड एट दिस अमाउंट। तो यानी कि इस दफा क्लोजिंग स्टॉक में उसने बिल्कुल आपको परेशान नहीं किया, सीधी सीधा आंसर आपको दे दिया। क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री करें, इन्वेंटरी अकाउंट डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट क्रेडिट। दूसरा है जी परचेज इनवॉइस ऑफ ₹780 वाज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। ये एरर ऑफ ओमिशन है। परचेज इनवॉइस आपने परचेज किया है तो परचेज रिकॉर्ड करनी होगी। परचेज कैसे रिकॉर्ड करनी होगी? परचेज अकाउंट डेबिट, पेएबल अकाउंट क्रेडिट करना होगा। ठीक है, पेएबल क्रेडिट कर दे, मेरा ख्याल से ये पेएबल है, तभी तो मिस हुई है। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि कैश की एंट्रीज नॉर्मली मिस नहीं होती, क्योंकि रोजाना रात को कैश टैली किया जाता है। तो आपने अगर ये ना बताया गया हो कि ये कैश है या क्रेडिट है, तो आप इसको क्रेडिट ट्रांजैक्शन ही अज्यूम किया करें। ठीक है, और वैसे भी आपको आंसर से भी पता चल जाएगा, आपको कैश में ये 780 नजर ही नहीं आएगा। ठीक है जी, तो आपको पता चल जाएगा। प्रीपेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल्स इंक्लूड्स ₹80,000 व्हिच वर एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द ईयर। प्रीपेमेंट्स और रिसीवेबल्स क्या होते हैं? जो एडवांसेस आपने दिए होते हैं, उनमें से 80,000 के एक्सपायर हो गए थे, बट नो एडजस्टमेंट वाज रिकॉर्डेड इन द बुक्स। अब प्रीपेमेंट्स के एक्सपायर होने का क्या मतलब है? प्रीपेमेंट्स के एक्सपायर होने का कुछ भी मतलब हो सकता है। ऐसा हो सकता है आपने किसी को प्री पेमेंट्स की हुई थी, पहले से पेमेंट की हुई थी, आपने पैसे वापस ले लिए। हाँ, या ये हो सकता है कि वो एक्सपेंस हो गया आपका, आपने किसी को प्री पेमेंट की थी, वो एक्सपेंस हो गया। तो एक्सपेंस, इसको हम एंट्री करेंगे एक्सपेंस टू प्री पेमेंट की एंट्री। तो प्री पेमेंट जब यूटिलाइज हो जाते हैं तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, प्री पेमेंट्स अकाउट क्रेडिट होगा। ओरिजिनल में से माइनस करेंगे, अलग से हम उसको एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड करेंगे। Depreciation is to be recorded at 5% per annum on building on straight line basis, whereas depreciation on machine at 10% on reducing balance method. दोनों तरह की कैलकुलेशन आसान होती है। स्ट्रेट लाइन बेसिस के अंदर हम लोगों ने डेप्रीसिएशन लगानी होती है उसकी कॉस्ट के ऊपर, वो आपको ट्रायल में दी गई होती। अगर उसने आपको कहा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, तो कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन पे लगानी होती है, वो भी दी होती है। ठीक है, हाँ, अगर इसमें रेजिडुअल वैल्यू देता तो फिर रेजिडुअल वैल्यू जो है वो स्ट्रेट लाइन मेथड के लिए रेलिवेंट थी, लेकिन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के लिए रेलिवेंट नहीं होती, याद रखिएगा। One of the machine costing ₹1 million was purchased on this and included in the machine cost given in the above trial. हाँ, उसने ये कहा है कि मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन जब चार्ज करोगे तो ये याद रखना कि एक जो मशीन है वो 1 अक्टूबर 2021 को परचेज हुई है। फर्ज करें कि मशीन का हमारा बैलेंस जो है वो 34 मिलियन है, जो हमें ट्रायल में नजर आ रहा है। तो आपको ये चीज 3.4 मिलियन लेट्स सपोज, तो आपको ये याद रखना है कि इसमें से जो पूरा साल यूज हुआ है वो 2.4 मिलियन है और 1 मिलियन जो है वो आपका नया आया है। तो हम इसे कह सकते हैं क्या? नवा आया। सोने, तो ये जो नवा आया है इसके ऊपर डेप्रिसिएशन जो है वो किसी और तरीके से कैलकुलेट करनी होगी, ईयर वाइज पहले साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी होगी। तो एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा है कि अगर आपको ट्रायल में फॉर एग्जांपल 3.4 मिलियन नजर आता है तो इसमें से 2.4 मिलियन ओपनिंग है और 1 मिलियन के न्यू एसेट्स हैं। वो कैसे पता चला? वो ये इस 0.5 में उसने बताया है। तो लेट्स सपोज 2.4 मिलियन है, तो इसके ऊपर हम लोग जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे 2.4 मिलियन माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब देखो जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग आ रहा होगा उसमें तो पिछले सारे सालों के एसेट्स की आ रही होगी ना कैलकुलेशन, तो वो तो जितनी भी होगी लेट्स सपोज वो 1.3 मिलियन है, तो हम रिमेनिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन रेट लगा देंगे विच इज मशीन के केस में कितना है जी 10%। और ये वाला जो 1 मिलियन है इसके ऊपर क्या करेंगे? इसके ऊपर हम लगाएंगे 1 मिलियन माइनस 0, क्योंकि इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में कोई हाथ नहीं है, ये तो बेचारा अभी अभी आया है। हाँ, और अक्टूबर में आया है और ईयर एंड है 30 जून, तो ईयर एंड को भी देखना होगा। 30 जून का ईयर एंड है, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर और उसके बाद अगले 6 महीने 9/12, तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन 9/12 करके लगानी होगी। जो पहले से पूरा साल एसेट्स यूज हुए हैं इसके ऊपर तो 12/12 की डेप्रिसिएशन लगेगी, जो कि आप ना भी लिखें तो मतलब उसके साथ ईयर का फैक्टर ना लिखें तो भी चल जाता है। उसके बाद लोन वाज टेकन ऑन 1 जनवरी 2022, ऊपर कोई लोन होगा ट्रायल बैलेंस में, एंड शैल बी रीपेएबल इन 5 इक्वल
प्रिंसिपल पेमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जनवरी 2023। अब यहां पे देखना होगा कि हमने जो है वो लोन की फिगर को अलग अलग करना है। लोन करंट कितना है और नॉन करंट कितना है। उसने कहा जी कि लोन वाज टेकन ऑन 1 जनवरी 2022, रीपेबल इन 5 इक्वल प्रिंसिपल पेमेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जनवरी 2023। यानी कि आपकी पहली जो रीपेमेंट होगी वो 1 जनवरी 23 को होगी, दूसरी जो है वो 1 जनवरी 24 को होगी, तीसरी जो है वो 1 जनवरी 25 को होगी। लेट सपोज के वो जो लोन है, जो लोन लिया हुआ वो आपने 5 मिलियन का लिया हुआ है, तो उसने कहा कि इक्वल प्रिंसिपल रीपेमेंट्स होंगी। 1 मिलियन की ये पेमेंट है, 1 मिलियन की ये पेमेंट है, 1 मिलियन की ये पेमेंट है। ठीक है जी। उसी तरह से 1 जनवरी 2026 और 1 जनवरी 2027 1 मिलियन की ईच पेमेंट है। अब उसने ये कहा है कि इसमें इस पॉइंट से दो चीजें होंगी। एक तो उसने ये कहा है कि इक्वल प्रिंसिपल पेमेंट्स करनी है प्लस अलोंग विद इंटरेस्ट ड्यू ऑन द लोन। लोन के ऊपर कौन सा कितना इंटरेस्ट ड्यू होगा वो भी हमने पे करना है। अब इंटरेस्ट तो उसी साल पे हो जाएगा जिस साल का वो होगा, बाकी जो है वो हम लोगों ने लोन आगे पे करना है। अच्छा, लोन की पेमेंट के दौरान हमारा ईयर एंड कितना है जी? हमारा ईयर एंड है 30 जून 2022। इसके बाद अगला एक साल कब आ रहा है? 30 जून 2023। यानी कि ये वाली जो पहली पेमेंट है ये अगले साल पे होगी। तो हमारा करंट पोर्शन में क्या आएगा जी? करंट पोर्शन में 1 मिलियन आएगा और नॉन करंट पोर्शन में, जो बेसिकली इसके ऊपर लिखा जाता है, ऊपर ही लिखते हैं, नॉन करंट पोर्शन में 4 मिलियन का लोन दिखाया जाएगा। क्या समझे? तो लोन है बेसिकली 5 मिलियन का, 1 मिलियन हम लोग करंट पोर्शन में दिखाएंगे और 4 मिलियन हम नॉन करंट पोर्शन में दिखाएंगे। और वैसे भी जो एनुअल पेमेंट्स होती है ना, जो एनुअल पेमेंट्स होती है वो अगर एक साल में शुरू हो जाए ना तो उसकी एक पेमेंट नॉन करंट में करंट में आएगी, बाकी नॉन करंट में ही आती है। एनुअल पेमेंट में आसानी होती है, एक पेमेंट करंट में लिख दें, बाकी नॉन करंट में लिख दें। अगले साल फिर जो नॉन करंट होगा वो 3 मिलियन रह जाएगा, करंट एक ही रहेगा क्योंकि 1 मिलियन तो पे कर दिया है। तो हर साल ये करंट पोर्शन का 1 मिलियन पे होता जाएगा, नॉन करंट से 1 नीचे आता जाएगा। फिर जब बिल्कुल आखिरी साल होगा ना, उससे एक साल पहले नॉन करंट पोर्शन आपका 0 हो जाएगा, करंट पोर्शन जो है वो 1 मिलियन रह जाएगा। देखना जरा, इसका मैं बनाता हूं। फॉर एग्जांपल ये है जी जनाब आपका 2023 में पता क्या होगा? ये 1 मिलियन पे हो जाएगा और इस 4 में से 1 मिलियन मजीद माइनस हो जाएगा और यहां पे 3 मिलियन रह जाएगा। ठीक है, इसके सामने मैं 2024 भी बनाता हूं। ये वाला जो 1 मिलियन है, ये वाला ये पे हो जाएगा और इस 3 में से 1 मिलियन नीचे करंट पोर्शन में आ जाएगा, ऊपर 2 मिलियन रह जाएगा। ठीक है, ये पे होते जा रहे हैं। 2025 में क्या होगा भाई? 25, 26 और 27। 2025 में ही होगा, 24 में ही होगा कि 1 मिलियन पे हो जाएगा और इस 2 में से 1 मिलियन इधर आ जाएगा, 1 मिलियन इधर आ जाएगा। ये भी पे होगा 2025 में, तो यहां पे 0 रह जाएगा। ये वाला 1 मिलियन जो है ये करंट पोर्शन में शिफ्ट हो जाएगा और फिर ये भी पे हो जाएगा 2026 में, ये 0 और ये भी 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हर साल करंट पोर्शन पे होता जाएगा, नॉन करंट पोर्शन से 1 नया मिलियन आके इधर रिकॉर्ड हो जाएगा। अगले साल जब ये पे होगा तो नॉन करंट में से करंट में 1 मिलियन और आ जाएगा और वो इस तरह से पे होता चला जाएगा, अगर एनुअल पेमेंट्स हैं तो। ठीक है जी। दूसरा, इंटरेस्ट ड्यू ऑन लोन, वो भी कहते हैं कि वो भी उसके साथ ही पे होगा। तो इंटरेस्ट ड्यू जो होता है ना, वो क्योंकि आपने एनुअल पे करना होता है, वो करंट ही होता है हमेशा। इंटरेस्ट ड्यू हमेशा करंट पोर्शन में ही आपने लिखना है, जितना भी इंटरेस्ट ड्यू होगा। फॉर एग्जांपल लोन लिया था 1 जनवरी 2022 को, 30 जून 2022 आपका ईयर एंड है, तो उसका मतलब है 6 मंथ का आपने इंटरेस्ट के ऊपर, लोन के ऊपर इंटरेस्ट भी लेना है। इंटरेस्ट बताया हुआ उसने कितना है? यहां पे नहीं दिया हुआ। कहां पे दिया होता है? ट्रायल में दिया होता है। ट्रायल अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि वो ट्रायल में दिया होता है। आगे है जी, सैलरीज ऑफ 450,000 एंड यूटिलिटी एक्सपेंसेस ऑफ 250,000 वर अनपेड टिल द ईयर एंड नॉट येट बीन एडजस्टेड इन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस अबव। उसने कहा जो ट्रायल में एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग एक्सपेंसेस आ रहे हैं उसमें एडजस्ट भी नहीं किया, और दूसरा उसने ये भी कहा कि पे भी नहीं किया। तो ये हमारे सीधे सीधे 2 अक्रूवल्स हैं। हम लोग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट करेंगे और
अक्रूड एक्सपेंसेस अकाउंट क्रेडिट करेंगे। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, अक्रूड एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट, ये वाली एंट्री जो हमने पहले भी की है पिछले सवाल में भी, ये लाजमी तौर पे आती है। वो सैलरियां नहीं पे की, ये नहीं किया, वो नहीं किया, क्योंकि ये सबसे ज्यादा मोस्ट फ्रीक्वेंटली यही चेंज होता है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली यही प्रॉब्लम होता है ईयर एंड्स के ऊपर कि हमने कुछ एक्सपेंसेस रिकॉर्ड नहीं किए होते। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इंक्लूड एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹18 मिलियन पेड इन एडवांस टिल 31 मार्च 2023, ईयर एंड दिसंबर 2022। 9 महीनों का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस के अंदर जो इंश्योरेंस है वो हम लोग एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड करेंगे। 3 महीनों का इंश्योरेंस एक्सपेंस बाहर निकाल देंगे, वो हमारा एडवांस इंश्योरेंस एक्सपेंस है, एडवांस है वो। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस ऊपर है, उसमें कुछ 18 मिलियन की इंश्योरेंस प्रीमियम शामिल है, और इंश्योरेंस प्रीमियम 1 साल की होती है, ये याद रखिएगा। ना भी बताया हो आपने, इंश्योरेंस प्रीमियम 1 साल का ही होता है, और जितने महीने उसमें से आपके साल के अंदर फॉल करते हैं उतना आपने एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है, और रिमेनिंग जो है वो आपने एडवांस में ले जाना है। ठीक है, तो अक्रूवल ऑन प्री पेमेंट्स का सिंपल कॉन्सेप्ट है, मैं बताता हूं, जिन लोगों को अभी तक नहीं समझ आई उनको अब समझ आ जाएगी। देखो हमने क्या करना होता है, एक्सपेंस पे करना है ड्यूरिंग द ईयर, हमने एक्सपेंस की एंट्री कर देनी है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कैश क्रेडिट कर दिया, जब पे किया तब कर दिया, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। कहीं से इनकम आई, हमने उसकी कैश की एंट्री कर दी, एक्सपेंस इनकम जो है वो हम क्रेडिट करेंगे कैश डेबिट। हमने पूरा साल सिर्फ कैश के रिसीव और पे की एंट्री करनी है। साल खत्म होगा ना तो हम हर एक्सपेंस को खोल के देखेंगे कि इसमें 12 महीनों का एक्सपेंस है, अगर तो वो 1 साल का एक्सपेंस पूरा नहीं है तो उसमें मजीद एक्सपेंस डालो, अगर 1 साल का एक्सपेंस साल से ज्यादा है तो उसमें से कुछ एक्सपेंस निकाल लो, क्योंकि हमारा प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट हमें यही कहते हैं ये दोनों भाई कि यार साल का जितना एक्सपेंस है ना उतना रिकॉर्ड करना है। सही है, तो हम लोग जो है उसको ठीक करेंगे। कैसे करेंगे, देखो हम लोगों ने एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कैश क्रेडिट करते रहेंगे पूरा साल हम कोई अक्रूवल की एंट्री नहीं करेंगे। फिर हमने ईयर एंड आया, अक्रूवल और प्री पेमेंट्स हमारी ईयर एंड की एडजस्टमेंट्स होती हैं। हमने ईयर एंड में देखा, एक्सपेंस अकाउंट को खोल के देखा तो हमें पता चला कि यार इसमें तो 11 मंथ का एक्सपेंस डला हुआ है। हमने कहा होना कितनी देर का चाहिए, 12 महीनों का, 12वें महीने का एक्सपेंस डेबिट करें और अक्रूड एक्सपेंस क्रेडिट करें। एक सिनेरियो तो ये है कि 11 महीनों का था। अच्छा, दूसरा सिनेरियो, हम पूरा साल एक्सपेंस टू कैश की एंट्री करते रहे, जब हमने साल एंड हुआ तो हमें पता चला कि हमारा जो एक्सपेंस है वो तो 14 महीनों का है, 14 मंथ का एक्सपेंस रिकॉर्ड हो गया है। ये तो नहीं होना चाहिए, 2 महीनों का एक्सपेंस बाहर निकाल दें। 2 महीनों का एक्सपेंस बाहर निकालेंगे, एक्सपेंस को करना पड़ेगा डेबिट, एडवांस एक्सपेंस के तौर पे इसको रिकॉर्ड कर दें। सेम गोज विद इनकम। ईयर एंड पे पहुंचे, हमने कहा कि इनकम कितनी रिकॉर्ड की है, हमें पता चला 11 महीनों की इनकम रिकॉर्ड की है, तो इनकम रिकॉर्ड कितनी होनी चाहिए, 12 महीनों की। 12वें महीने की इनकम भी उसमें डालें। इनकम कैसे डालेंगे, इनकम अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। इनकम क्रेडिट होती है ना, तो उसको मजीद बढ़ाना होगा तो क्रेडिट करेंगे, इनकम क्रेडिट करेंगे, और हमारा एडवांस, ठीक है जी, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस जो है, या अक्रूड कर लें, जो भी कर लें, लेकिन इनकम को क्रेडिट करना है। ईयर एंड हुआ, इनकम देखी, हाँ ये अक्रूड होगा, इसको अक्रूड का वर्ड यूज कर लेते हैं, अक्रूड और वो वाला एडवांस। इनकम देखी तो 15 महीनों की थी, हमने कहा होनी कितनी चाहिए, 12 महीनों की। इनकम को क्रेडिट डेबिट करें, ठीक है जी, और रिसीव्ड इन एडवांस को क्रेडिट करें। तो ये 4 सिनेरियोज हैं। रूल क्या है, इनकम हो या एक्सपेंस 12 महीनों का ही होना चाहिए। जितना ज्यादा होगा उतना निकाल लें, जितना कम होगा उतना ऐड कर लें। ठीक है जी, ये अक्रूवल ये इसकी होगी। हाँ 15 में से 3 महीनों की लिखेंगे ना, 15 में से 3 महीनों की। ये जो एंट्री है ये 3 महीनों की है, ये जो एंट्री है ये 1 महीने की है, ये एंट्री ये 14 है ना 2 महीनों की है, ये एंट्री 1 महीने की है। जितने महीनों का एक्स्ट्रा है, ये शॉर्ट है ना, वो हमने करना है। ये लो, ये है समरी अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स की। यानी कि एक्सपेंस उतना और इनकम भी उतनी जितना पूरे साल का टाइम पीरियड है। ठीक है, कभी कभार इसमें यह जरूर होता है कि इनकम पूरे 12 महीनों की रिकॉर्ड ही नहीं करनी,
हमने ड्यूरिंग द ईयर कोई 3-4 महीनों बाद इनकम कमाना शुरू की या 2 महीनों बाद रेंट जो है वो अर्न करना शुरू किया, तो उस केस में यानी कि उस साल में जितना होना चाहिए था उतना लिखना है आपने, ना ज्यादा ना कम। ठीक है जी, तो ये अक्रूवल की एडजस्टमेंट्स हो गई। आगे चलते हैं, इसमें इन्वेंट्री उसने बताई नहीं भाई ने। सर जी एक ये जब मंथ काउंट करते हैं तो अगर मतलब कि ये हमने 1 जनवरी को दे रहे हैं हम रेंट, तो वो हम दिसंबर के मंथ का यूटिलाइज दे रहे हैं या जनवरी के मंथ का? वो सवाल में बताएगा, सवाल में बताएगा कि ये टाइम पीरियड कब से कब तक शुरू हो रहा है, सवाल में बताएगा। नॉर्मली हम रेंट एडवांस देते हैं, अगर रेंट के बारे में कुछ ना बताए, आप जहां पे कहीं पे रहने जाएं तो पहले आप रेंट देते हैं, फिर आप रहना शुरू करते हैं, रेंट एडवांस होता है। वैसे वो बता देगा कि ये क्वार्टर का है और क्वार्टर कहां से कहां तक स्टार्ट हो रहा है, किस मंथ से किस मंथ तक का क्वार्टर है। और यार इसमें तो एक प्रॉब्लम होगी, इसमें तो इन्वेंट्री का बताया ही नहीं उसने। अब क्या करें, इन्वेंट्री के बगैर तो सवाल सॉल्व नहीं होगा। ट्रायल में दिया होगा तो फिर ये कौन सा सवाल बना, परपेचुअल का। तो जो परपेचुअल का सवाल होगा ना, उसमें एडजस्टमेंट्स के अंदर आपको ट्रायल नहीं नजर आए, वो इन्वेंट्री नहीं नजर आएगी। ठीक है, वो ट्रायल में ही मौजूद होगी। हो सकता है उसमें कुछ गलतियां हो, ऐसा नहीं है कि आपको जो है ना एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कोई इन्वेंट्री की गलती नजर आए कि भाई इन्वेंट्री में हमने ये कर दिया वो कर दिया, तो आपको लगे कि यार ये तो परपेचुअल का सवाल है, तो परपेचुअल में तो नीचे नहीं आता, या प्रोडिक का सवाल है। बेसिकली इन्वेंट्री का बैलेंस आपके ट्रायल में जाएगा तो फिर ट्रायल टैली होगा, ऐसे सिस्टम को हम परपेचुअल सिस्टम कहते हैं। यहां से मुझे पढ़ के समझ आ गई है कि ये जो है ये एक परपेचुअल सिस्टम का सवाल है, और आपको भी समझ आ गई है, मजे की बात ये। ठीक है जी, तो एन एक्सपेंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑफ 11 मिलियन वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ड्यू टू नॉन रिसीट ऑफ इनवॉइस। रिकॉर्ड नहीं किया, रिकॉर्ड कर ले। अब ये कैश के साथ इसको क्रेडिट नहीं करना आपने, इसका अक्रूवल ही बनाना है, क्योंकि कैश तो हम तब देंगे ना जब हमारे पास इनवॉइस होगी, या वो कह देता है कि यार कैश में एंटर हुआ है लेकिन हमें पता नहीं है कि दूसरी एंट्री इसकी किधर जाएगी, फिर उस केस में क्या होता है, सस्पेंस अकाउंट आ जाता है। ट्रायल के अंदर कभी कभार अगर आपको वो सस्पेंस अकाउंट बना के दे दे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रायल में, तो फिर क्या करेंगे? अगर आपको ट्रायल में सस्पेंस अकाउंट आ जाए तो क्या करेंगे? सस्पेंस अकाउंट खोलेंगे, रॉन्ग एंट्रीज आइडेंटिफाई करेंगे, उनको रिवर्स करेंगे, करेक्ट एंट्री पास करेंगे, फाइनल करेक्टिंग एंट्री बनाएंगे, सस्पेंस अकाउंट को क्लोज कर देंगे। ये काम करना होगा, वो ये काम आपको आता है करना। यानी कि बेसिकली जो फाइनल अकाउंट है वो सारे चैप्टर्स का एक प्लग इन है, उसमें हर चैप्टर से एडजस्टमेंट जो है वो आ जाएंगी। Depreciation on fixed asset shall be 10% on WTV, 60% of depreciation to be charged to the cost of sales। ये ले जी, ये depreciation की allocation है कि cost of sales को आपने 60% allocate करनी है, remaining to the selling and administrative expenses equally। याद रखिएगा, depreciation को ये cost of sales को charge करने का क्या मतलब है? cost of sales पता है क्या होती है? cost of sales होती है हमारी opening stock plus purchases माइनस हम लोग क्या करते थे, purchase returns माइनस discounts और प्लस कैरेज इनवर्ड, और इसमें अब हम ऐड करेंगे क्या? डेप्रीसिएशन ऑफ ऑन मशीनरी। मशीनरी की डेप्रीसिएशन उसने खुद कहा है कि डेप्रीसिएशन कॉस्ट ऑफ सेल्स को चार्ज करनी है, तो हम कौन होते हैं मना करने वाले? हम नहीं करेंगे। ठीक है जी, डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी हमने इसमें चार्ज किया, माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक जो कि हमें ट्रायल से मिलेगा। ठीक है जी, जो हमें ट्रायल से मिलेगा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये तो होता है पीरियोडिक, तो इस सवाल तो हमारा परपेचुअल का है, तो परपेचुअल के केस में भी सिंपल होगा, हम सिंपल उसको चार्ज कर देंगे। कैसे चार्ज करेंगे? हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स का टी अकाउंट तो है ना जनाब, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट 60% ऑफ द डेप्रीसिएशन से, दूसरा जो है वो हम सेलिंग एक्सपेंस, डेप्रीसिएशन, सेलिंग एक्सपेंस और डेप्रीसिएशन एडमिन एक्सपेंस, इसको चार्ज करेंगे हम 60% से, सॉरी 60 कह रहा हूं, 20 से। उसने कहा था रिमेनिंग जो है ना वो इक्वली डिवाइड करना है 20% का, और हमारा डेप्रीसिएशन कितनी चीजों की है? एक ही चीज की है, एसेट की। तो एसेट अकाउंट डेबिट क्रेडिट होगा जनाब कितना? टोटल हमारी 100% डेप्रीसिएशन से एसेट क्रेडिट हो जाएगा, या क्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अगर आ रही होगी तो क्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट हो जाएगी। बैड डेट्स टू बी रिटर्न ऑफ 8 मिलियन के एक और अकाउंटिंग एंट्री आ गई, बैड डेट्स आपने राइट ऑफ करने हैं, एंड अलाउंस फॉर 5% टू बी क्रिएटेड, 5% का अलाउंस क्रिएट करना है। अगेन जो ट्रायल में अमाउंट है उसमें से 8 मिलियन माइनस करना है पहले,
उसके बाद 5% की प्रोविजन निकालनी। ठीक है, इस वक्त आप लोगों के कानों से धुएं निकल रहे हैं, आप लोगों के सारे जो कोर्स हैं, प्रोसेसर्स हैं, वो सारे फुल स्पीड पे चल रहे हैं, तो ऐसे ही होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर 2 months वाज पेएबल एज एट 31 दिसंबर 2022। तो ये लोन होगा कोई, उसके ऊपर इंटरेस्ट होगा जो कैलकुलेट नहीं किया होगा, हमने उसको रिकॉर्ड करना है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो कुछ रिकॉर्ड किया हो हमने, तो फिर हमने चेक कर लेना है कि वो पूरा है या नहीं है, वो पूरा है या नहीं है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि सर कोई और लोन भी तो हो सकता है, उसके ऊपर भी तो इंटरेस्ट होगा ये, तो वो कोई और लोन भी आपको ट्रायल में दिया गया होगा। तो इन्फॉर्मेशन आपको सारी दी गई होगी, जुबानी इन्फॉर्मेशन कोई नहीं है, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन सोचनी नहीं पड़ेगी, अज्यूम नहीं करनी पड़ेगी। रेनबो लाइट्स का ये सवाल था, इसमें लिखा है इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ रेनबो लाइट्स अमाउंटिंग टू रुपीज 1.25 million वर पेड बाय द ओनर फ्रॉम द पर्सनल बैंक अकाउंट। अब ये क्या हुआ, ऑनर ने मजीद पैसे दे दिए ना आपको, आप ड्राइंग्स को क्रेडिट करना, उसने कहा है ठीक है इफेक्ट यही है, लेकिन हम लोग बेसिकली इसको मजीद कैपिटल इंट्रोडक्शन के तौर पे लेंगे कि ऑनर ने मजीद कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, बट नो एंट्री वाज रिकॉर्डेड इन द बुक्स, तो बुक्स में एंट्री रिकॉर्ड कर देंगे। अच्छा, इसमें मेरा ये ख्याल था कि फाइनल अकाउंट के जो आईकैब ने जो क्वेश्चंस दिए हैं उसमें कोई पार्टनरशिप का सवाल भी होगा, लेकिन उसमें कोई पार्टनरशिप का सवाल नहीं है। लेकिन लेट्स सपोज कि अगर हमें पार्टनरशिप का कोई सवाल आ जाए फाइनल अकाउंट में, तो क्या उसमें कोई चेंज है? कुछ नहीं। हमने क्या करना होता है, प्रॉफिट निकालना होता है और उसको उठा के कैपिटल में ऐड करना होता है। लेकिन पार्टनर्स में क्या होगा कि पार्टनर्स का प्रॉफिट उठा के वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन की वर्किंग बनेगी, उसके बाद उनके रेलेवेंट करंट अकाउंट्स में चला जाएगा बस। बाकी हर चीज एसेट, प्रीपेमेंट्स, अक्रूवल्स, डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स, इन सारों की इन्वेंट्री, इन सारों की एडजस्टमेंट्स बिल्कुल सेम होंगी। सिर्फ प्रॉफिट जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से उठाना है, बैलेंस शीट में पुट करना है, वो हमने सिंगल अकाउंट में पुट करना है। एक पार्टनर के केस में, मतलब सिंगल ऑनर के केस में और पार्टनरशिप के केस में, सारों में जो उनके रूल्स है उसके हिसाब से ऐड कर देना है, और वो रूल्स हमने बड़ी डिटेल से पढ़े हुए। ठीक है जी, चलें जी। अब ये सवाल जो है ये अब आप लोगों को ने करने हैं, और इसमें एडजस्टमेंट जो है वो हम लोगों ने काफ़ी 3-4 सवालों की एडजस्टमेंट डिस्कस की हैं। दैट इज़ बेसिकली इट। इसमें आप लोगों का जो रिवीजन है ये भी यहाँ पे कंक्लूड होती है, और जो एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह कुछ और चीज़ें गाहे बगाहे आती रहेंगी वो आपको मिलती रहेंगी। बाकी ये है कि टॉपिक इंशाल्लाह हमारा अब यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। थैंक यू।